हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। बच्चों, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम, दोनों ही एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यकीन मानो, अगर आप अपना इमेजिनेशन पावर थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग रखते हो तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होने वाला है। तो आइए, फर्स्ट लेक्चर है तो कुछ बेसिक चीज़ों से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैटर, जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसा चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ऐसे ही चीज़ों को हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे हमारा मोबाइल। देखिए बच्चों, मोबाइल का कुछ ना कुछ मास होता है और उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए, मीन्स ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मोबाइल हमारा क्या है? एक मैटर है। हमारा पेन, पेन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, भले ही थोड़ा कम होता है 20 ग्राम 30 ग्राम, लेकिन कुछ ना कुछ मास होता है और पेन को भी रखने के लिए जगह चाहिए, तो हमारा पेन भी क्या है? एक मैटर है। यही नहीं, आपके सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो सारा ही चीज़ मैटर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दोनों ही कंडीशन चेक कर लेना, एक मास होना चाहिए, दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों, देर आर मेनली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों के बारे में तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। 2 एडिशनल स्टेट्स भी होते हैं, वन इज प्लाज्मा एंड अदर इज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आखिरी दोनों ही स्टेट्स के बारे में बच्चों हम लोग कॉलेज में डिटेल में स्टडी करते हैं। बच गया 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों स्टेट्स के बारे में हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं। इन तीनों में से गैस के बारे में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। लिक्विड के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला था उस चैप्टर से, लेकिन ये जो लिक्विड है ना, ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट में आप लोग लिक्विड के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करोगे। और बच गया सॉलिड। तो सॉलिड को बच्चों हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आइए कुछ सॉलिड स्टेट के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों, सॉलिड के बारे में 2 चीज़ बहुत फेमस है, एक तो इसका फिक्स शेप, दूसरा इसका फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, उसका शेप हमेशा फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है। कैसे? जैसे पेन का ही एग्जांपल लीजिए, तो आपके पेन का कुछ ना कुछ अभी फिक्स शेप है, अगर इसको आप ज़बरदस्ती डिस्टर्ब नहीं करोगे तो इसका शेप अपने आप चेंज होने वाला नहीं है। इसी टाइप से इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, मतलब अभी आप अगर इसको अपने पॉकेट में रख रहे हो तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इतना ही वॉल्यूम बच्चों, आप अगर इस पेन को कहीं और रखोगे तो भी ये इतना ही वॉल्यूम को कवर करेगा। मीन्स इस सॉलिड सब्सटेंस का शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप फिक्स्ड होता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग रिजिड बोलते हैं, इसलिए सारे सॉलिड सब्सटेंस क्या होंगे? रिजिड होंगे। नाउ देखिए बच्चों, सॉलिड क्या है? एक्चुअल में एक मैटर है। मैटर है तो ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें बच्चों, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होता है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट किए रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी शॉर्ट होता है। देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच की गैपिंग काफ़ी कम होती है, और गैपिंग कम होती है मतलब बीच में गैप नहीं है तो ये कंप्रेसिबल भी नहीं होते बच्चों, दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लो होती है, डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, दे आर नॉन फ्लूइड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बच्चों ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो आइए अपने इन्हीं नॉलेज को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और सॉलिड के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए बच्चों, हमारे आसपास ढेर सारे सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं।
हर एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है, और इसी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे हम सारे ही सॉलिड सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। मैं आपके सामने दो सॉलिड सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट किया हूं। आप दोनों को ही ऑब्जर्व कीजिए। बच्चों, फर्स्ट केस में आप देखोगे तो जो फर्स्ट केस में जो सॉलिड सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट एक ही जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकल। दूर दूर तक एक ही ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। वही चीज़ आप दूसरे वाले सब्सटेंस में देखोगे तो उनका कोई भी फिक्स ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट वाले सॉलिड को बोल सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है, क्योंकि दूर दूर तक एक ही जैसा अरेंजमेंट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वही चीज़ दूसरे सॉलिड में काफ़ी शॉर्ट रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट है, और इसी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसा सॉलिड जिनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है उन्हें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम देते हैं, और ऐसा सॉलिड जिनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफ़ी शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है उसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड नाम देते हैं। तो बच्चों, ये तो रहा डिफिनीशन। तो आइए इन्हीं दोनों ही टाइप्स के बारे में थोड़ा डिफरेंस को और भी डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दोनों के ही बीच के डिफरेंसेस को हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो हम लोग अभी डिस्कस किए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, लेकिन एमॉर्फस केस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। शेप, अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है, दूर दूर तक एक ही जैसा ऑर्डर है, और एक ही जैसा ऑर्डर होने के कारण इनका शेप फिक्स्ड होता है। लेकिन एमॉर्फस के केस में ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट सेम नहीं रहता, इसलिए इनका शेप भी फिक्स नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट, देखिए बच्चों, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक जैसा होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, दूसरा इनका शेप भी फिक्स होता है, और इन दोनों ही प्रॉपर्टी के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है, शार्प होता है। जैसे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ले रहा हूँ, बेंजोइक एसिड। बच्चों, बेंजोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 121 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप जब भी बेंजोइक एसिड को आप मेल्ट करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। और ये मेल्टिंग पॉइंट बच्चों फिक्स्ड है इसका। कैसे? अगर मैं बेंजोइक एसिड को अपने घर में जैसे बनारस में अगर इसको मेल्ट करता हूँ तो भी ये 121 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होगा। वही चीज़ अगर इसको मैं दूसरे जगह किसी जाके अरुणाचल प्रदेश में जाके अगर इसको मेल्ट करता हूँ वहाँ भी ये 121 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, फिक्स्ड है। और यही नहीं, बेंजोइक एसिड का ही नहीं, सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है। लेकिन बच्चों एमॉर्फस केस में ऐसा नहीं है, उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। जैसे ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, एक टेम्परेचर रेंज के ऊपर ये मेल्ट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, अगर हम लोग किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प नाइफ से अगर कट करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो दो नए सरफेसेस जनरेट होंगे वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, रेगुलर सरफेस होते हैं, प्लेन होते हैं। लेकिन एमॉर्फस केस में ऐसा नहीं है। एमॉर्फस के केस में जो दो नए सरफेस जनरेट होते हैं वो काफ़ी इरेगुलर होते हैं। जैसे आपके घर में इरेजर होगा, इरेजर एक एमॉर्फस सॉलिड है, उसको आप कट करके देखिएगा जो नया सरफेस बनेगा वो स्मूथ नहीं होता है, इरेगुलर होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज हीट ऑफ फ्यूजन। ये बच्चों मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो जैसा हम लोग देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट
लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, एक ही टाइप का होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी फिक्स्ड होता है। मतलब इन्हें फ्यूज करने के लिए एक फिक्स वैल्यू ऑफ हीट को प्रोवाइड करना होता है। लेकिन एमॉर्फस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ही फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी फिक्स्ड नहीं होता। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों एनाइसोट्रॉपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी तो इस टेबल में तो मैं आपको बस डिफरेंस बता दे रहा हूँ, जस्ट इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद एनाइसोट्रॉपी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर इसके बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए तो सारे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, इसको हम लोग थोड़ी देर में समझ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज नेचर। तो देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो सारे ही सब्सटेंस जो सॉलिड की एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसी को शो करते हैं, इसीलिए सारे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। लेकिन एमॉर्फस के केस में ऐसा नहीं है, ये ट्रू सॉलिड नहीं होते, एक्चुअल में ये सूडो सॉलिड होते हैं। सूडो मतलब फॉल्स। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। तो आप ग्लास का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए किसी बहुत पुराने बिल्डिंग में जाइए, उसके विंडो में जो ग्लास पैन लगा हुआ है ना, उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये जो ग्लास पैन बहुत पुराना है, 10 20 30 साल पुराना, उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उस ग्लास के पैन का जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है, और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा पतला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में इस ग्लास पैन के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे फ्लो करके ग्रेविटी के कारण नीचे चले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ग्लास तो एक्चुअल में सॉलिड है ना, लेकिन सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकता, नॉन फ्लूइड होता है, लेकिन ग्लास के पार्टिकल्स तो आपका फ्लो कर रहे हैं। और इसीलिए बच्चों ग्लास को हम लोग एक्चुअल सॉलिड नहीं बोलते, सूडो सॉलिड बोलते हैं। और सारे ही एमॉर्फस सॉलिड ऐसे ही होते हैं, इसीलिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। और लास्ट में आपको दोनों ही कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स को मेंशन किया हूँ। जैसे क्रिस्टाइल सॉलिड में हमारा आ जाएगा कॉमन सॉल्ट NaCl, सुगर, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। वही चीज़ एमॉर्फस सॉलिड में सारे ही पॉलीमेरिक सब्सटेंस आते हैं, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, क्वार्ट्ज ग्लास एक्सेट्रा। एनाइसोट्रॉपी। देखिए बच्चों, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिनको अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्व करो तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। और ऐसे सारे ही पार्टिकल्स एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर कहलाते हैं, और उनके इस प्रॉपर्टी को हम लोग एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। और सारे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, उसके अंदर पड़े हुए पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। मैं आपके सामने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड रिप्रेजेंट किया हूँ जो दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एक ग्रीन कलर्ड, दूसरा ब्राउन कलर्ड। अब इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग दो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे। पहला ये डायरेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करो तो देखो, पहले ग्रीन पार्टिकल आ रहा है, फिर ब्राउन, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन, मतलब इस टाइप से पार्टिकल का अरेंजमेंट है। तो इस डायरेक्शन में ये कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। चलिए इन्हीं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं। नाउ दिस वन। अब देखिए, अब इस एरो के डायरेक्शन में अगर आप पार्टिकल्स को आप देखो तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में लगातार वन बाय वन केवल ग्रीन पार्टिकल्स ही रिपीट हो रहा है। मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कोई भी ब्राउन पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी दो अलग अलग डायरेक्शन को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, दोनों ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया। इसीलिए बच्चों अलग अलग डायरेक्शन में इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं और इनके इस प्रॉपर्टी को
एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। देखिए बच्चों, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं ना जो ना ही क्रिस्टलाइन होते हैं ना ही एमॉर्फस होते हैं। एक्चुअल में वो कुछ इस टाइप से होते हैं कि दिखते तो वो एमॉर्फस जैसे हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर माइक्रो क्रिस्टलाइन जैसा होता है। और ऐसे सारे ही सॉलिड को हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और जो हमारे मेटल्स होते हैं जनरली वो इसी कैटेगरी में आते हैं। मेटल्स ऑफन ऑकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। नाउ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग सारे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड, एंड लास्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड्स। So let us have discussion on these solids one by one. First one is molecular solids. देखिए बच्चों, हमारे पास कई टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। और इसी टाइप से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। जैसे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लंडन फोर्स पाया जाता है, जिसे हम लोग डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। अगर हम दो पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। और इस डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक स्पेशल केस भी होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फोर्स अट्रैक्शंस के बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरा हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आइए तीनों ही टाइप के सॉलिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और उनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो मॉलिक्यूल ही होंगे इसके अंदर। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर लंदन फोर्स ही पाया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर। एग्जाम्पल्स में सारे नॉन पोलर ही आएंगे, जैसे हमारा आर्गन हो गया, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल नेचर और मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, चाहे फिजिकल नेचर हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट, दोनों ही डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, कि पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग हुआ तो पार्टिकल काफ़ी हार्ड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होगा। लेकिन अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है तो वो सब्सटेंस काफ़ी सॉफ्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होगा, वेरी लो होगा। तो देखिए, जो लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ये वीकेस्ट फोर्स अट्रैक्शन है। इसलिए फिजिकल नेचर ऐसे सारे सॉलिड्स का सॉफ्ट होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो बच्चों देखिए, कंडक्टिविटी 2 वजह से होती है। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। अगर किसी सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तब तो वो कंडक्टर होगा, अगर नहीं है तो फिर इंसुलेटर होगा। वही चीज़ अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री आयंस पे डिपेंड करती है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस है तब तो वो कंडक्टर होगा, अगर नहीं है तो वो इंसुलेटर होगा। तो अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होंगे, इंसुलेटर। नाउ नेक्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इनके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स में पोलर मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, जैसे हमारा HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। फिजिकल नेचर,
तो देखिए बच्चों, डाइपोल डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए इसका फिजिकल नेचर सॉफ्ट में ही आएगा। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही होगा। हाँ, अगर आप डिस्पर्जन फोर्स मतलब नॉन पोलर वाले से कंपेयर करेंगे तब तो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन नॉर्मली इसका मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये इंसुलेटर होते हैं। लास्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल से होंगे, बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जैसे हमारा आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर कंपेयर करेंगे पहले के दोनों फोर्स अट्रैक्शन से, तो ये इन दोनों से ही स्ट्रांग होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बाकी दोनों से थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो ही होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी इंसुलेटर होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड्स। बच्चों, आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। हम लोग जानते हैं दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो इन आयंस के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन जो बॉन्डिंग होता है वो आयनिक बॉन्डिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन। एग्जाम्पल्स में सारे आयनिक कंपाउंड आ जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ये सब। फिजिकल नेचर, तो देखिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो बाकी सबसे थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो अभी मैं बताया कंडक्टिविटी फ्री आयंस के वजह से होगा या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो देखिए, ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, ये सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इनके पास ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही फ्री आयंस। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, आयनिक सॉलिड भले ही आयन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये आयंस फ्री नहीं होते। आयंस की वजह से कंडक्टिविटी नहीं होता, फ्री आयंस की वजह से। तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो आयंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते, इसीलिए सारे आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप मोल्टेन स्टेट में बात करोगे तो आयंस थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो कंडक्टर बन जाता है। या फिर एक्वस सॉल्यूशन में बात करोगे तो एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते ही आयंस सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, आयंस फ्री हो जाते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में भी हमारा आयनिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कंडक्टिविटी शो करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड्स। तो बच्चों, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स तो आप लोग पढ़े होंगे, वही चीज़ देखिए, जैसे हमारा सोडियम के अंदर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो अगर सोडियम के अंदर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, Na1 पॉजिटिव। तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही सोडियम के अंदर से आपने अलग किया तो क्या बन गया, Na+, एक पॉजिटिव चार्ज आयन। इसी को बच्चों हम लोग कर्नल बोल रहे हैं। मतलब किसी भी मेटल में से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो बचा हुआ कैटायन ही हमारा कर्नल कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम में भी आप देख सकते हो, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। अगर मैग्नीशियम के अंदर से दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, और यही क्या कहलाएगा, कर्नल। तो आइए बात करते हैं फिर से मेटेलिक सॉलिड के। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यही पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डिंग, तो मेटल है तो मेटेलिक बॉन्डिंग ही होगा। एग्जाम्पल में सारे मेटल आ जाएंगे, जैसे मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब। फिजिकल नेचर, तो हाँ मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, तो इसलिए ये सब हार्ड होते हैं। हार्ड के साथ साथ ये मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। फिजिकल नेचर हार्ड है, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इनका काफ़ी हाई होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सारे ही मेटेलिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, चाहे आप सॉलिड के केस बात करो चाहे फिर मोल्टेन स्टेट में।
नाउ द लास्ट टाइप इज कोवेलेंट सॉलिड्स। इन्हें बच्चों जेंट मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सारे ही पार्टिकल्स के बीच में ढेर सारे एक नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग पाया जाता है, और इसी नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से इन कोवेलेंट सॉलिड्स को हम लोग नेटवर्क सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। आइए इनकी स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। बॉन्डिंग, तो एटम्स के बीच में इनके कोवेलेंट बॉन्डिंग पाया जाता है। एग्जाम्पल्स में हमारा सिलिका आ जाएगा, क्वार्ट्ज आ जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड भी आ जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड भी आ जाएगा, या फिर डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब भी कोवेलेंट सॉलिड्स के कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल नेचर, सिंस इसमें नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो काफ़ी हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका काफ़ी हाई होता है। लेकिन इनके अंदर ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही फ्री आयंस, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन बच्चों इसका एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। नाउ डायमंड एंड ग्रेफाइट, दोनों के ही बीच का डिफरेंस तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो, तो आइए उन्हीं डिफरेंसेस को रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जो डायमंड होता है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो कार्बन एटम होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक प्लेनर ज्योमेट्री पाई जाती है, मतलब उनका स्ट्रक्चर एक प्लेनर हेक्सागोनल एरे पाया जाता है इसके अंदर। अगर इंडिविजुअल एटम्स की बात करें तो डायमंड के अंदर जितने भी कार्बन एटम होते हैं 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं दूसरे कार्बन से, मतलब हर एक कार्बन एटम दूसरे 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3। वही चीज़ अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो 3 ही अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, और उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बच्चों ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन डायमंड के अंदर तो कार्बन की चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए, इसलिए क्या होगा, इंसुलेटर। डायमंड बच्चों हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण थोड़ा सॉफ्ट होता है और ग्रीजी इन टच होता है।